नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर नया आरोप, कहा रिश्तेदारों को फायदे के लिए कराई करोड़ों की डील, पार्टी ने बताया बीजेपी की साजिश। नक्सलियों की बंद हो आर्थिक मदद, राज्यों के साथ एकीकृत रणनीति बनाने का गृहमंत्री का सुझाव। दिल्ली में माओवाद पीड़ित 10 राज्यों की बैठक। चारा घोटाले में लालू यादव को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया आपराधिक साजिश का आरोप। अभियुक्तों के खिलाफ चारों मामलों में अलग अलग जांच के आदेश। सस्ता घर खरीदने वाली महिलाओं को राहत, एसबीआई ने 4.25% ब्याज दरें घटाई, पुरुषों के लिए 0.2 की कमी। फ्रांस के नए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को लेंगे शपथ, फ्रांसीसी समाज में विभाजन खत्म करने का वादा, कहा यूरोपीय यूनियन से रिश्ते करेंगे मजबूत। भाई देखते हैं पहली खबर। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नक्सल समस्या का हल गोली से मुमकिन नहीं है। उन्होंने नक्सलियों को मिलने वाली आर्थिक मदद पर रोक लगाने पर जोर दिया है। सुकमा हमले के बाद नक्सल समस्या के खिलाफ रणनीति को तैयार करने के लिए आज गृह मंत्री ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में बैठक की। दिल्ली के विज्ञान भवन में सोमवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सल पीड़ित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। गृह मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को मिलकर साझा रणनीति पर काम करना होगा। उन्होंने गोली के बजाय आक्रामक नीतियों पर जोर दिया। गृह मंत्री ने एकीकृत और रणनीतिक कमान बनाने की बात कही। देश में वामपंथी उग्रवाद की समस्या का निदान किसी सिल्वर बुलेट से संभव नहीं है। इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है। इसलिए अलग अलग स्तरों पर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म नीतियां बनाने की जरूरत है। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, बिहार के नीतीश कुमार, ओडिशा के नवीन पटनायक, झारखंड के रघुवर दास और महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना से वरिष्ठ मंत्री बैठक में पहुंचे। बैठक में नक्सल पीड़ित इलाकों में विकास की रफ्तार तेज करने, बुनियादी ढांचा मजबूत करने, खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने, नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा, जानमाल की नुकसान कम करने की रणनीति, विशेष बल बनाना और उसकी तैनाती जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। क्योंकि जब धनराशि होगी तभी तो रहने, खाने पीने, गोला बारूद, हथियार खरीदने का इंतजाम संभव हो पाएगा। अतः वामपंथी उग्रवादियों की फाइनेंशियल चोकिंग इस लड़ाई का सबसे आधारभूत मंत्र है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने सीआरपीएफ के 25 जवानों की जान ले ली थी। 2 महीने में अकेले छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के 37 जवानों की मौत हुई है। 20 सालों में नक्सली हमले में 12,000 लोगों की जान गई है। इनमें से करीब 2700 सुरक्षा बलों के जवान हैं। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। तो नक्सलियों के खिलाफ जो नई रणनीति तैयार हो रही है, ये कितनी कारगर होगी और जो बैठक हुई इसका महत्व क्या है और किस तरीके से ये आगे काम करेगी, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीपाल सिंह साहब हैं जो कि फॉर्मर आईजी सीआरपीएफ हैं। सिंह साहब, स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से नक्सल समस्या पिछले मैं कहूँ 1 दशक में फैली है और लोगों को शिकार बनाया है, आज की बैठक और जो एक नई मैं कहूँ रूपरेखा तैयार की गई है, आर्थिक जो मदद मिल रही है नक्सलियों को, उसको रोकने या उसको कट करने का जो एक बड़ा काम होगा वो शुरू किया जाएगा, इसे कैसे आप देखते हैं और कितना प्रभावी ये कदम दिखता है? सिंह साहब, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है, उसका वापस चलेंगे। लेकिन जो बैठक आज हुई उसमें साफ तौर पर 10 राज्यों के न सिर्फ मुख्यमंत्री थे बल्कि पुलिस प्रमुख,
और जो प्रभावित जिले हैं वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। बड़ा बदलाव जो रणनीति में दिख रहा है कि इन नक्सल प्रभावित जिलों में विकास के कामों में तेजी लाई जाएगी। दूसरा जो टारगेट लक्ष्य रखा गया है, आर्थिक मदद जो नक्सलियों को या फिर उनके समर्थकों को इलाकों तक पहुंचाई जाती है, उस चेन को तोड़ना या उस पर रोक लगाना प्रमुख तौर पर शामिल है। सिंह साहब, अगर आपको आवाज़ मिल रही हो तो समझना चाहूँगा कि किस तरीके से आप देखते हैं नक्सल जो एक समस्या है उसको ख़त्म करने या उसको लगाम लगाने के लिए आज जो अहम बैठक हुई दिल्ली में और जिन कदमों का ऐलान किया गया है। जी, हेलो, they're asking me. जी सर, हेलो? बताएं। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, मैं श्री पाल सिंह बोल रहा हूँ जी। आपने मेरे से सवाल किया कि ये क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्लाइड के जी। मुतालिक ऑफिस पे। हेलो, जी सिंह साहब, बताएं जो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि 2004 में, हेलो, 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस जो नक्सलवाद को सबसे ज्यादा डेंजर कहा था हिंदुस्तान के लिए। ये 2004 की बात है। आज हम 2017 में खड़े हैं। आप देख लीजिए कि 12 साल हो गए हैं जबकि इसके प्रधानमंत्री, हमारे पहले प्रधानमंत्री ने ये कहा था। 12 साल में हमसे कोई ऐसा यकमुश्त, इकट्ठा, कोऑर्डिनेटेड, डेलिब्रेटेड, हमने कोई कंसर्टेड एफर्ट क्या किए हैं? एक के बाद दूसरा हादसा, दूसरे के बाद तीसरा हादसा हो रहा है। वजह यह है, सबसे पहली वजह तो यह है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं उसमें कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डाइकोटमी आ जाती है। क्योंकि जब पहले ये हुआ था 2004 में, जब 74 आदमी सीआरपी के मारे गए थे, 70 या 74 आदमी, तो उस वक्त ये कहा गया था कि हाँ नेशनल काउंटर टेररिस्ट सेंटर यहाँ पे बनाएंगे। चिदम्बरम साहब ने उस वक्त होम मिनिस्टर थे। लेकिन स्टेट ने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनली हमारी जिम्मेवारी है, लॉ एंड ऑर्डर, तो ये उन्होंने इस प्रपोजल को रद्द कर दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो थ्रस्ट होता है, एंटी टेररिस्ट थ्रेट, एंटी नक्सलाइट थ्रस्ट, उसके लिए वो सारे के सारी जो फोर्सेस हैं वो स्टेट को दे दो, स्टेट आगे कोऑर्डिनेट करेगी। इससे एक तो बात ये समझता हूँ कि थ्रस्ट कम हो जाता है, क्योंकि जो फोर्सेस हैं जस्ट गो इन एड ऑफ द सिविल पावर देयर, और सारा का सारा दारोमदार वहाँ पे उन पे डिपेंड हो जाता है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल में ये हमारी थोड़ी डाइकोटमी है, इसको किसी तरीके से, किस वेरवे से या तो स्टेट को ऑन बोर्ड लाया जाए या इसमें कोई अमेंडमेंट की जा सकती है। ये कब से चल रहा है और लेकिन सिंह हमेशा साहब, ही ये पुराना अनुभव है, हमारी जिम्मेवारी इसके है। आधार पर जो बदलाव है मैं उस पर समझना चाह रहा हूं कि पहला जो आज एक बात अहम कही गई गृह मंत्री की ओर से कि जो आर्थिक मदद मिलती है नक्सलियों को, माओवादियों को, उनके सपोर्टर्स को, उस चेन को तो मैं उसके ऊपर मैं खत्म करना। अब सवाल ये कि जब मैं राज्यों की आपको सीमाएं वजह बता हैं रहा हूं। और राज्यों मैं के बता- अलग अलग अपने बल हैं, तो फिर ऐसे में क्या इस कदम को उठाने में कोई अड़चन आपको नजर आ रही है या फिर स्मूथली हम कैसे एक्टिवेट कर पाएंगे? देखिए, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को दे देना, मदद मिल रही है, मैं समझता हूँ इसका कई एक काज तो नहीं है, मदद मिलती है, इसका कोई डाउट नहीं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इसमें इन्वॉल्व है। जब हम शुरू में नक्सलाइट को डील करने गए तो बंगाल में ये कहते हमारे चेयरमैन मौसी तंग है, तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी काम करती है, मदद भी मिलती है। आइडियोलॉग कई समझते हैं इनको कि हाँ जी ये तो बस आइडियोलॉजिकल वारफेयर है, इनको डेवलपमेंट से ही होगा। कोई ये भी समझते हैं कि नहीं जी इसके ऊपर जो है हम लोगों ने ह्यूमन राइट्स वाले कहते हैं नहीं, जब पकड़ा इनको जो आदमी हमारे लीडर हम पकड़ लेते हैं उनको ये मार देते हैं। तो जी। कई एक वजह हो जाते हैं जो उस वजह से इसको बढ़ावा मिलता है। तो मेरा अर्ज करने का मतलब है कि एक ही सिर्फ इसमें कोई शक नहीं है कि इनको बाहर से भी और अंदर से भी पैसा मिलता है, क्योंकि एक्सटॉर्शन करते हैं, टेरर इनका थ्रेट होता है। जो वहाँ पे जितने माइनिंग वाली फॉर्म थी, जितने जंगल काटने, उन सब के ऊपर थ्रेट था, उन सब ने पैसा दिया है किसी तरीके से। आज की डेट में ये कह देना कि इसको उस पैसा लिया, फलानी पार्टी देती है, ये पार्टी देती है, ये इट इज एन जस्ट इशू टू सेव योर सेल्फ। लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर देते हैं तो हमारे क्या कंट्रोल किया जी। डेवलपमेंट।
दूसरा जो एक पॉइंट रखा गया है इस बैठक में, डेवलपमेंट की वजह से कोऑर्डिनेशन जो एक लंबे अरसे से विषय रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो प्रभावित कोऑर्डिनेशन, सुरक्षा बलों के बीच कोऑर्डिनेशन, इंफॉर्मेशन का जो है एक दूसरे के साथ शेयरिंग, लेकिन डेवलपमेंट के कामों की बात हो रही है कि इन नक्सल प्रभावित जिलों में, इलाकों में डेवलपमेंट को में तेजी लाई जाए। ये जो कदम है ये किस तरीके से कारगर होगा? सर ये बात है कि जब भी होता है एक किसी भी एक्सट्रीम किसी भी के कई रीजन होते हैं। एक रीजन ये भी है कि वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना चाहिए। वो हैव नॉट्स हैं, उनके पास पैसा नहीं है। कई कहानियां हैं जरूर हैं, लेकिन क्या आपने आप ये कह देना कि क्योंकि हम डेवलपमेंट कर रहे थे, क्योंकि हम सड़क बना रहे हैं, वो उससे वो बौखला गए हैं, उन्होंने अटैक कर दिया। ये कितना टाइम लगेगा? हमको जो रणनीति करनी है, इसमें जो हमने इसका फैसला करना है, वो तो सारी चीजों को इकट्ठा करके करना है। भाई इसमें ये भी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है, इसमें ऑपरेशनल थ्रस्ट भी होना चाहिए, इसमें यह भी होना चाहिए कि एरिया डोमिनेशन। मैंने एक दिन एरिया डोमिनेशन की बात की, कहा क्या जी एरिया डोमिनेशन वहां पे नहीं है। अरे आप देखिए इतने साल से उस एरिया में हम लोग लड़ रहे हैं। डोमिनेशन का मतलब ये था, एक स्टेज पे ये प्रपोजल दी गई थी कि उसके अंदर कुछ एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर ही बना दो, वो चाहे ऑपरेशन ना करे आर्मी, लेकिन उनके अंदर बैठने से ही काफी फर्क जाए। हम आपको अपने मिसाल देते हैं, पंजाब में 10 फुट लंबा सरकंडा था, एक मंड एरिया जहाँ 10 फुट लंबा सरकंडा है, एलिफेंट ग्रास, उसके अंदर जो भी इधर उधर से टेररिस्ट एक्टिविटी करके उस एरिया में चले जाते थे। तो आप कह रहे हैं कि जो कदम, 3 साल जिन कदमों की चर्चा हुई है, उसके अलावा कुछ और कदमों की जरूरत है जो कि प्रैक्टिकल होने चाहिए, और जो पुराने अनुभव हैं पिछले एक दशक के, उनसे सीखते हुए कदमों की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबर। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का घमासान अब तेज होता जा रहा है। मंत्रिमंडल से बाहर किए गए कपिल मिश्रा ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी में केजरीवाल और उनके 2 करीबियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। यही नहीं, आरोपों को पुख्ता करने के लिए कपिल ने केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की चुनौती दी। कपिल के आरोपों को पार्टी ने खारिज किया है। इस बीच राज्यपाल ने यह मामला एसीबी को भेज दिया है और 7 दिन में रिपोर्ट मांगी। दिल्ली सरकार के बर्खास्त मंत्री कपिल मिश्रा सोमवार को दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा पहुंचे। उन्होंने टैंकर घोटाले में केजरीवाल सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और राजनीतिक सलाहकार आशीष तलवार पर जांच को दबाने का आरोप लगाया गया है। ये मामला पूर्व की शीला दीक्षित सरकार के समय का है। शाम में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर नए आरोप लगाए। छतरपुर में एक 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों को सही साबित करने का काम सत्येंद्र जैन जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं, बंसल परिवार की संस्थाएं हैं, उनके लिए किया। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज किया। पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि पूरे मामले में बीजेपी की मिलीभगत है। वो खेल कहीं न कहीं एक बड़ी गहरी साजिश का हिस्सा है, इसलिए कि लगातार कपिल मिश्रा वही बातें कह रहे हैं जो पिछले दिनों से, महीनों पहले से लगातार बीजेपी के लोग करते आ रहे हैं, और केंद्र की सरकार जो काम कर रही है उसी बात को वो लगातार अब बोलने के लिए सामने आ रहे हैं। उधर बीजेपी नेताओं ने सोमवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की। पार्टी ने टैंकर घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की।
केजरीवाल जी आज भी उन्हीं कंपनियों से उसी रेट पर जो शीला दीक्षित जी ने तय किए थे, जिसमें 400 करोड़ रुपए का घोटाला जारी है, उसी रेट पर काम क्यों करवा रहे हैं? क्यों उन कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट जारी है? कांग्रेस ने भी केजरीवाल के खिलाफ आरोपों की जल्द जांच की मांग। जो एक ऐसी पार्टी है जो कि भ्रष्टाचार को हटाने के नाम के ऊपर बनी थी और 7 मंत्रियों में से मुख्यमंत्री समेत 6 के ऊपर भ्रष्टाचार के चार्जेस, संगीन आरोप लगे हैं, तो कैसी ये पार्टी है और कैसा भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं? कपिल मिश्रा को शनिवार रात दिल्ली कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया था। रविवार को मिश्रा ने दावा किया कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को मंत्री सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए की घूस लेते हुए देखा था। इस मामले में कपिल मिश्रा ने सीबीआई से भी मिलने का समय मांगा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी का पूरा कुनबा है जो केजरीवाल के बचाव में है, दूसरी तरफ कपिल अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। कपिल मिश्रा ने उन जांच एजेंसियों पर भरोसा दिखाया है जो कभी उनके निशाने पर हुआ करती थी। बहरहाल उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या केजरीवाल को कपिल मिश्रा की चुनौती का सामना करना पड़ता है या केजरीवाल इसमें सही साबित होते हैं। कैमरा पर्सन मनीष भल्ला के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला केस में आज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने चारा घोटाले के एक मामले में उन पर आरोप रद्द किए जाने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव पर चारा घोटाले में आपराधिक साजिश का केस चलाने की इजाजत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को 9 महीनों में इस मामले का निपटारा करने को कहा है। अब चारा घोटाले से जुड़े अलग अलग मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 45 अन्य आरोपियों पर केस चलेंगे। And if the judgment is so good that I find that my arguments are wholly properly dealt with and properly overruled, I may not do anything more. Because this is not such a great loss. Only the judges have decided to hear the main appeal instead of dismissing it on limitation. इसके पहले झारखंड हाईकोर्ट ने नवंबर 2014 में लालू पर घोटाले की साजिश रचने और धारा 420 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के आरोप हटा दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी मामले में देरी करने पर फटकार लगाई। बीजेपी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। विश्वास है कि जिस तरह से एक मामले में 1993 में लालू यादव को सजा हुई है, ये 4 मामले भी उसी प्रकार मिलते जुलते मामले हैं और इस चारों मामलों के अंदर लालू यादव को सजा निश्चित तौर पर होगी। सीबीआई को भी डांट लगाई है कि क्यों सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट आने में देरी की है और कहा कि जल्दी से जल्दी ट्रायल पूरा किया जाए। आरजेडी का कहना है कि ये लालू प्रसाद यादव के लिए झटका नहीं है। ट्रायल के दौरान सारी चीजें सामने आ जाएंगी और इसी सुप्रीम कोर्ट से पहले भी डीए केस में राहत मिली है, इसी से राहत मिलेगी। सीबीआई ने चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों पर से कुछ धाराएं हटाए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। करीब 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव के अलावा बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र, जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा समेत 45 आरोपी हैं। घोटाले के दौरान लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। रविंद्र सिंह चौरड़, राज्यसभा टीवी। सीबीआई ने आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ की। उनसे पंचकुला में 14 औद्योगिक भूखंड आवंटन मामले में सवाल पूछे गए। सीबीआई ने पिछले साल हुड्डा के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें एक आईएएस अधिकारी और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के 2 अफसरों के नाम भी हैं। आरोप है कि आवंटन का आदेश मुख्यमंत्री रहते हुए हुड्डा ने दिया, तब वो प्राधिकरण के अध्यक्ष थे। सीबीआई का कि आवंटन के लिए नियमों को बदला गया। मणिपुर और ओडिशा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 मई है। नामांकन पत्रों की जांच 16 मई को होगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 18 मई है। इन सीटों पर 25 मई को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा। मणिपुर की सीट कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हाजी अब्दुल सलाम के निधन से खाली हुई है, तो ओडिशा से राज्यसभा सीट बीजू जनता दल के विष्णु चरण दास के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री ने कश्मीर के लोगों को लेकर न्यूज़ चैनल पर होने वाली बहस में संयम बरतने की सलाह दी है। वहीं पुलिस का दावा है कि पिछले 1 साल में करीब 95 कश्मीरी युवा आतंकी गतिविधियों में शामिल हुए और करीब 200 आतंकवादी घाटी में सक्रिय हैं। कश्मीर के आईजी
एसडीएम जिलानी ने कहा कि सोशल मीडिया पर बैन की 1 महीने के बाद फिर से समीक्षा की जाएगी। कश्मीर घाटी के पुलवामा में सोमवार को छात्रों और पुलिस के बीच फिर झड़प हुई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रोके जाने पर पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए और हल्का बल प्रयोग किया गया। प्रदर्शनकारी 15 अप्रैल को पुलवामा में छात्रों के साथ सख्ती करने वाले सुरक्षा बलों पर कार्रवाई और गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की मांग कर रहे थे। As of now, there are about 200 active militants, which is roughly the same number that has been there last year as well. There are about 90 odd militants, there are 90 odd people who were joined militancy last year. जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर के कुछ लोग ही पत्थरबाजी जैसी घटनाओं में शामिल हैं। ऐसे में मीडिया को ऐसी बहस से बचना चाहिए जिसमें पूरे कश्मीरियों को लेकर देश के लोगों में नकारात्मक छवि बने। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है कि इस किस्म के डिस्कशन से गुरेज करे जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ पूरे मुल्क में एक नफरत का माहौल बनता है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। और साथ ही जो आजकल की सिचुएशन है कंसर्न है, सीरियस है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है कि ये सिचुएशन हल नहीं हो सकती। बीजेपी महासचिव राम माधव का कहना है कि कश्मीर का मुद्दा काफी संवेदनशील है, इसलिए इसको लेकर राजनीति से बचने की जरूरत है। Jammu Kashmir issue is a much serious issue to be, taken to a level of political mudslinging. इस बीच जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में सोमवार से राज्य सरकार का कामकाज शुरू हो गया। यहां अगले 6 महीने के लिए सचिवालय, राजभवन और दूसरे ऑफिस खुल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली मेट्रो में सफर करना अब महंगा होगा। जीएमआरसी ने किराए में बढ़ोतरी की है। न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम किराया 50 रुपये कर दिया गया है। 2 किलोमीटर के सफ़र के लिए अब 10 रुपये और 2 से 5 किलोमीटर के लिए 15 और 5 से 12 किलोमीटर के लिए 20 रुपये। वहीं 12 से 21 किलोमीटर के लिए 30 और 21 से 32 किलोमीटर के लिए 40 रुपये देने होंगे। 32 किलोमीटर से ज़्यादा के लिए 50 रुपये खर्च करने होंगे। रविवार और राष्ट्रीय अवकाश पर इन किरायों में छूट दी गई है। नए किराए बुधवार से लागू होंगे। एनजीटी ने दिल्ली गैस लीक मामले में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर दिया है। उसने तुगलकाबाद कंटेनर डिपो को स्थानांतरित करने और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से भी जवाब मांगा है। इस मामले में अधिवक्ता संजय उपाध्याय एनजीटी की मदद करेंगे। शनिवार को गैस लीक होने से 400 से ज़्यादा छात्राओं को अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा था। गैस तुगलकाबाद डिपो से लीक हुई थी। स्टेट बैंक ने आज सस्ते घरों के लिए कर्ज पर ब्याज दरों में 0.25% तक की कटौती की। अब 30 लाख रुपए से कम का कर्ज लेने पर वेतनभोगी महिलाओं को 8.35% की दर से ब्याज देना होगा। पहले ये दर 8.60% थी। वहीं वेतनभोगी पुरुषों के लिए ब्याज दर में 0.20% की कमी कर 8.40% कर दिया गया। गैर वेतनभोगी लोगों के लिए ये कमी 0.15% होगी। नई दरें कल से लागू होंगी और इससे EMI पर हर महीने 530 रुपए तक की बचत हो सकेगी। बढ़ती गर्मी से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में कई इलाकों में पारा 47 के पार चला गया है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल गर्मी से निजात मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तपती धूप और बढ़ते पारे से लोग बेहाल हैं। तेज गर्मी के चलते घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। गर्मी से बचने के लिए लोग हर नुस्खा आजमा रहे हैं। हम लोग पेपर देने गए थे और काफी ज्यादा गर्मी है, मतलब लिटरली हाथ और पैर में थोड़ा जलन सी भी महसूस हो रही है। इतना ज्यादा टेम्परेचर हो गया है, इतना पहले कभी था नहीं टेम्परेचर। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में गर्मी का सितम जारी है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 44.1 दर्ज किया गया। राजस्थान के चूरू और उत्तर प्रदेश के बांदा में तो पारा 47 के पार चला गया है। बिहार में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झारखंड, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में भी तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा 45 डिग्री सेल्सियस खजुराहो, ग्वालियर और दमोह में रिकॉर्ड किया गया। तो इसी के आसपास रहने की संभावना है और बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं होगा। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल गर्मी से निजात नहीं मिलेगी। साथ ही मौसम विभाग ने तापमान में इजाफा होने की संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के अगले राष्ट्रपति होंगे। बेहद कम राजनीतिक अनुभव रखने वाले 39 साल के मैक्रोन देश के सबसे युवा राष्ट्रपति होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैक्रोन की जीत पर उन्हें बधाई दी। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के अनेक देशों ने भी उन्हें शानदार जीत के लिए बधाई दी। बेहद कम राजनीतिक अनुभव रखने वाले 39 साल के मैक्रोन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सबको हैरान कर दिया। चुनाव जीतने के बाद मैक्रोन ने कहा कि ये फ्रांस के लिए नई उम्मीदों और विश्वास से भरे अध्याय की शुरुआत है। L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières, menacé dans tant d'endroits. Ils attendent que partout nous défendions. राष्ट्रपति बनने जा रहे मैक्रोन ने इससे पहले कोई निर्वाचित पद नहीं संभाला है। पूर्व बैंकर मैक्रोन ने महज 5 साल पहले राजनीति में कदम रखा। 2 साल राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के साथ काम करने के बाद उन्होंने पिछले साल एन मार्च नाम से पार्टी बनाई और कुछ ही महीनों में छा गए। Notre tâche est immense. Elle imposera de construire dès demain une majorité vraie, une majorité forte. Cette majorité de changement. राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने मैक्रोन को बधाई देते हुए कहा कि चुनाव परिणाम फ्रांस के गणतंत्र के मूल्यों के लिए हैं। मैक्रोन को दुनिया भर से बधाइयां मिलने का सिलसिला जारी है। मैक्रोन को बधाई देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल समेत कई हस्तियां शामिल हैं। मैक्रोन के सामने कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती जून में होने वाले संसदीय चुनावों में जनाधार को बचाए रखने की है। इसके अलावा शरणार्थियों की समस्या, फ्रांस में सरकारी खर्च में कटौती, आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा और बेरोजगारी से निपटने की चुनौती भी मैक्रोन के सामने होगी। इस जीत के साथ ही अब मैक्रोन के सामने फ्रांस और यूरोपीय संघ के राजनीतिक और आर्थिक सुधार का बेहद अहम एजेंडा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है, जिसमें मनीष पांडे और मोहम्मद शमी की वापसी हुई है। लेकिन गौतम गंभीर, सुरेश रैना और हरभजन सिंह को टीम में जगह नहीं मिली है। कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, अंजिक्य रहाणे, युवराज सिंह, शिखर धवन, मनीष पांडे और केदार जाधव की बल्लेबाजी की कमान संभालेंगे। विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के अलावा आर अश्विन, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या को ऑलराउंडर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। तेज गेंदबाज उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को भी टीम में जगह मिली है। चैंपियंस ट्रॉफी 1 जून को इंग्लैंड में शुरू होगी। टीम इंडिया को ग्रुप बी में पाकिस्तान, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के साथ रखा गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।